गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कौशल्या कुमारी, टीजीटी इकोनॉमिक्स GM+2 हाई स्कूल रामगढ़। बच्चों, आज के क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में बच्चों हमने मुद्रा और साख के विषय में बहुत सारी जानकारी ली थी। हमने देखा था कि मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। इसके साथ ही साख के विषय में भी जानकारी ली थी और हमने यह भी देखा था कि जब हमारे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और जब हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रचलन आया तो मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत सारी कठिनाइयों को दूर किया। और पिछले क्लास में ही हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास जो हमारा ऑनलाइन क्लास होगा उसमें बैंक के विषय में हम जानकारी लेंगे। तो आज का जो हमारा ऑनलाइन क्लास है वह बैंक पर आधारित है। तो बच्चों, हम पहले यह जानते हैं कि बैंक है क्या। तो बैंक जो है बच्चों, सामान्यतः हम देखते हैं कि बैंकों में दो तरह के लोग जाते हैं। एक वे लोग जाते हैं जिनके पास रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कुछ पैसे बच जाते हैं, उनको वो बैंकों में जमा के लिए जाते हैं। और दूसरे वे लोग जाते हैं जिनके पास किसी कार्य के लिए पैसे की कमी होती है, तो ऋण के रूप में वो बैंक से धन को प्राप्त करने जाते हैं। अर्थात एक वे लोग जाते हैं जिन्हें बैंकों में पैसा जमा करना होता है और एक वो लोग जाते हैं जो ऋण के रूप में धन प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात बैंक वह संस्था है जो जनता से जमा के रूप में धन प्राप्त करती है और ऋण के रूप में जमाकर्ताओं की मांग पर धन या रुपया वो देती है। अर्थात बैंक जो है वो धन का लेन देन या व्यापार करती है। अब बच्चों, हम बैंकों के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो आधुनिक बैंकिंग का जो उद्गम है वो 1157 ईस्वी में इटली में तब हुआ जब बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई। इसके बाद 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई और जब बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई तो इसे आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का सबसे प्राचीन इकाई माना गया। अब हम अपने देश भारत के बैंकिंग इतिहास के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे देश जो है वो अंग्रेज़ों का बहुत वर्षों तक गुलाम रहा। जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, अर्थात औपनिवेशिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बम्बई तथा कोलकाता में चुनिंदा एजेंसी गृहों को बनाया गया और जो ये एजेंसी गृह थे वे आज के आधुनिक बैंकों की तरह ही वो कार्य करते थे। और इन एजेंसी गृहों का जो वित्त पोषण है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके जो सैनिक होते थे, उन सैनिकों का जो खर्च होता था वो इन चुनिंदा एजेंसी गृहों के माध्यम से ही पूरा किया जाता था। फिर 1813 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार समाप्त होने लगे तो इन चुनिंदा जो एजेंसी गृह बनाए गए थे उनका भी अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके बाद हमारे देश भारत में निजी अंशधारियों द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। एक बैंक ऑफ बंगाल है जिसकी स्थापना 1806 ईस्वी में की गई। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे है जिसकी स्थापना 1840 ईस्वी में की गई। और बैंक ऑफ इंग्लैंड है जिसकी स्थापना 1843 ईस्वी में की गई। इसके बाद 1921 ईस्वी में ये जो 3 बैंक हमारे थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ इंग्लैंड, इन तीनों बैंकों को मिला दिया गया और इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। फिर 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और SBI का गठन कर दिया गया। इसके साथ ही 1894 ईस्वी में लाला लाजपत राय द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई, जो पूरी तरह से भारतीय स्वामित्व वाला हमारा पहला बैंक था।
इसके बाद बच्चों 1927 ईस्वी में हिल्टन यंग कमीशन द्वारा भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सिफारिश किया गया और 1934 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का गठन कर दिया गया और उस आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया। इसके बाद बच्चों हमारे देश भारत में 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उन बैंकों का ही राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी अधिकृत पूंजी जो थी वो या तो 50 करोड़ थी या उससे अधिक थी। और उन बैंकों में कुछ का नाम है, जैसे कैनरा बैंक है हमारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सिंडिकेट बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया है, इलाहाबाद बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। इस तरह के जो 14 बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को कर दिया गया। इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उन्हीं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी अधिकृत पूंजी या तो 200 करोड़ थी या 200 करोड़ से अधिक थी। और उन बैंकों में शामिल है आंध्रा बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये सब जो बैंक है इनका 15 अप्रैल 1980 का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब हम अपने देश भारत में बैंकिंग संरचना के बारे में जानते हैं। तो हमारे देश भारत में बैंकों को 2 भागों में बांटा गया है, एक देसी बैंकिंग है और दूसरा है आधुनिक बैंकिंग। देसी बैंकिंग के अंतर्गत सेठ, साहूकार, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार इत्यादि को शामिल किया गया और ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचे ब्याज दरों पर लोगों को ऋण मुहैया करवाते हैं। आधुनिक बैंकिंग में शीर्ष पर हमारा केंद्रीय बैंक आता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थान आता है। उसके बाद संयुक्त पूंजी के बैंकों का स्थान आता है। हमारे देश भारत में संयुक्त पूंजी बैंकों को 2 भागों में बांटा गया है, एक है अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंकों में उन बैंकों को सम्मिलित किया गया जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय अनुसूची में शामिल कर लिया गया है और गैर अनुसूचित बैंकों में उन बैंकों को सम्मिलित किया गया है जिन्हें आरबीआई के द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब अनुसूचित बैंकों को भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला राष्ट्रीयकृत बैंक और दूसरा है निजी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम बैंकों के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य के विषय में पढ़ेंगे।